हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टाइम सोशल मीडिया पर ये हैशटैग नॉट माई किंग काफी ट्रेंड में है। आप द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख सकते हो। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को यूके का किंग बनाया गया, यूके में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी डिमांड्स हैं कि यूके के मोनार्क सिस्टम को अब अबॉलिश कर देना चाहिए। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोग मोनार्क सिस्टम हटाने की डिमांड क्यों कर रहे हैं, इंग्लैंड में मोनार्क सिस्टम कब से चला आ रहा है और इंग्लैंड के पार्लियामेंट की हिस्ट्री क्या है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो देखिए, हाल ही में जैसे ही यूके की क्वीन का देहांत हुआ, कुछ लोग नॉट माई किंग के पोस्टर्स लेकर यूके के सड़कों पर निकल आए और पुलिस ने बिना कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिए इनको अरेस्ट कर लिया। यूके में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो मोनार्की को यूके से हटाना चाहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि रॉयल फैमिली पर हो रहे हैं बहुत ज्यादा खर्चे। ये एक्सपेंसेस निकलते हैं एक आम आदमी यानी कि टैक्स पेयर्स की जेब से। तो देखिए, यूके में जो किंग और क्वीन की पोजीशन है, ये पोजीशन सिर्फ एक सेरिमोनियल पोजीशन है। सेरिमोनियल पोजीशन का मतलब है कि ये सिर्फ फंक्शंस, इंस्पेक्शंस और ऑफिशियल एंगेजमेंट्स जैसे कि दूसरे देशों के हायर ऑफिशियल्स को होस्ट करना और दूसरे देशों में ऑफिशियल विजिट्स पर जाना, इनका यही मेन काम होता है। किंग या क्वीन के पास कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं होती। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो इनकी क्वीन एलिजाबेथ के सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट थी 45.5 मिलियन पाउंड्स की, और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में देखें तो ये अराउंड 41 करोड़ रुपीस बनते हैं। और इस साल इनकी गवर्नमेंट ने जो रॉयल ग्रांट निकाला है, ये है अराउंड 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का, यानी कि 792 करोड़ रुपीस का। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूके सिर्फ इस फैमिली को मेंटेन रखने के लिए कितना बड़ा खर्चा करता है। अब आप एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछ सकते हो कि दुनिया भर के डेवलपिंग या डेवलप्ड देश एक मोनार्क सिस्टम से बहुत दूर जा चुका है, वहीं आज के समय यूके में किंग और क्वीन अभी भी बने हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, अगर हम यूके की हिस्ट्री देखें तो यूके में मोनार्क सिस्टम था 900 AD से, जहां सारी पावर्स एक किंग और क्वीन के पास होती थी। वो जिसको चाहे उसको सजा दे सकते थे और जैसा चाहे वैसा कानून भी बना सकते थे। सेम वैसे ही जैसे आज नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन कर रहा है। फिर 1215 में पहली बार इंग्लिश पार्लियामेंट को बनाया गया जब किंग जॉन ने साइन किया था मैग्ना कार्टा। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बैरून्स यानी कि इंग्लैंड के कुछ वेल्दी लैंडलॉर्ड्स जो कि किंग के सलाहकार भी होते थे, इनको मिली थी पार्लियामेंट बनाने की परमिशन। और इस पार्लियामेंट में वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को डिस्कस करके किंग को सजेशंस देते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन फिर भी किंग का ही होता था। और साल 1341 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स को अलग अलग बना दिया गया। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड के कॉमन लोग होते थे और उनके पास ना के बराबर पावर्स होती थी, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे वेल्दी लोग और चर्च के लीडर्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ना हाउस ऑफ कॉमन से बहुत ही ज्यादा पावर्स थी, और जैसे जैसे टाइम जाता रहा हाउस ऑफ लॉर्ड्स को और ज्यादा पावर्स मिलती रही। फिर 17th सेंचुरी तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि इन्होंने किंग की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। 1642 में किंग और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बीच एक सिविल वॉर हुआ, और इस सिविल वॉर में किंग की हार के बाद किंग को मार दिया गया, और एक छोटे समय के लिए इंग्लैंड के पास कोई किंग या क्वीन नहीं था। और इस टाइम पार्लियामेंट का एक लीडर था ओलिवर क्रॉमवेल, जिसने यूके का चार्ज संभाला। लेकिन लोगों की फिर से एक पॉपुलर डिमांड आई कि इनको किंग भी चाहिए, और 1660 में चार्ल्स II को दोबारा किंग बनाया गया। जैसे ही चार्ल्स II को किंग बनाया, फिर से पार्लियामेंट और किंग में लड़ाई होने लगी कि किसके पास पावर्स ज्यादा है। फाइनली 1888 में रेवोल्यूशन हुआ जिसमें मोनार्क की सारी पावर्स पार्लियामेंट को दे दी गई। मोनार्क्स को सिर्फ एक सेरिमोनियल पोजीशन दी। फिर जैसे जैसे लोग हाउस ऑफ कॉमन्स को वोट करके इलेक्ट करने लगे, वैसे वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स की अथॉरिटी भी बढ़ने लगी। फिर 1911 में एक पार्लियामेंट एक्ट आई जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब हाउस ऑफ कॉमन्स को वीटो नहीं कर सकते थे, यानी कि जो भी डिसीजंस हाउस ऑफ कॉमन में लिया जाता था उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। 1918 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू कुछ विमेन को भी वोटिंग पावर्स मिली, और 1928 में यूके के सभी लोग जिनकी एज 21 एंड अबव थी वो सब वोट कर सकते थे। फाइनली 1969 में जाके ये एज रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई। तो देखिए, खुद यूके ने इतनी लंबी स्ट्रगल रखी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में, और आज क्वीन एलिजाबेथ के फिनरल में अराउंड 9 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आएगा, जहां दुनिया भर से कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, इंडिया से हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी जाएंगी।
और इस सेरेमनी का सारा पैसा भी यूके के टैक्स पेयर्स की जेब से आएगा। अब आप पूछोगे कि क्या यूके में फिर से मोनार्क सिस्टम हट सकता है? तो देखिए, नियर फ्यूचर में शायद नहीं, लेकिन जिस तरीके से यूके में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, लोग लिटरली 1-1 लाख रुपीस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर रहे हैं। तो डाउन द लाइन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप डेफिनेटली देख सकते हो कि ये पॉसिबल हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इस डायरेक्शन में पहला स्टेप अगर किसी का होगा तो वो होगा उन कंट्रीज का जो इंडिपेंडेंट तो हैं पर फिर भी यूके के किंग या क्वीन को अपना स्टेट का हेड मानते हैं। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यूके की एक बच्ची का ये वीडियो देखें। I'm not against any of them personally. I'm against the idea that people can be born to rule. That people, because of the family they're born into, should be able to be the head of state of our country. I think that's disgraceful. अब आप पूछोगे ये बच्ची कौन है जो इतने करेज के साथ यूके के मोनार्क के अगेंस्ट बोली? तो आपको मैं बता दूं, ये है यूके की करंट प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस। जी हाँ, ये वीडियो 1994 में लिया गया था जब लीज ट्रस एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और इस वीडियो में ये लिटरली बोलती हैं कि मोनार्क सिस्टम डिसग्रेसफुल है। तो आने वाले टाइम में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यूके मोनार्क सिस्टम को हटाता है या नहीं। आप सभी अपने विचार कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये था वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। हैव अ लवली डे। थैंक यू।